स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी मातृदाय। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। बच्चे पेपर देकर लौटे तो चेहरे धूप से एकदम तांबाई हो रहे थे। जून महीने की धूप भी तो कम जानलेवा नहीं होती। सुबह 6 बजे से ही दिन चढ़ाता है और 11 बजे तक लू के थपेड़े चलने लगते हैं। दरवाज़ा खोलते ही देख लिया कि टीपू का चेहरा एकदम लटका हुआ है। श्री के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। उसके मन की बात चेहरे पर कभी नहीं झलकती। यह तो अपने ही साहबजादे हैं जो ना खुशी छिपा सकते हैं ना उदासी। आते ही सवालों की झड़ी लगा देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने हॉल का पंखा खोल दिया और उन दोनों को पसीना सुखाने के लिए वहीं छोड़कर मैं किचन में आ गई। झटपट खाना गर्म किया, जग में बर्फ़ का पानी तैयार किया और मेज पर 3 थालियां लगाकर बाट जोहने लगी। मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। हाथ मुँह धोकर दोनों तुरंत ही मेज पर आ गए। थाली की ओर देखते ही टीपू की आंखें चमक उठीं। भरवा टिंडे, वाह मज़ा आ गया। टीपू की वही खासियत है, लाख थका हो उदास हो वह खाने के प्रति उदासी नहीं रह सकता। उसकी पसंद नापसंद बड़ी स्पष्ट है। नुक्स निकालने में कोताही नहीं करता, पर दांत भी उतनी ही उतारता है से देता है। उसकी वाह सुनकर ही बनाने का श्रम सार्थक हो जाता है। 2-4 कौर पेट में जाते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। बेचारा भूख से बेहाल हो रहा था और मैं सोच रही थी कि पेपर बिगाड़ कर आया है। पेपर कैसा हुआ रे? मैंने अब हिम्मत की। अच्छा रहा? अच्छा या बहुत अच्छा? अपना तो अच्छा ही रहा। बहुत अच्छे वाले आपकी बगल में बैठे हैं। क्यों रे? मैंने श्री से पूछा। ठीक ही रहा बुआ। मम्मी, ऐसा है कि जब श्री भैया कहें कि ठीक ठाक रहा तो समझ लो कि 80 से ऊपर का करके आए हैं। वो हमारी तरह अल्पसंतोषी जीव थोड़ी ही हैं। श्री मुस्कुरा भर दिया। तुम्हारा यह अल्पसंतोष बात करते समय कहाँ चला जाता है? मैंने टीपू को डपटा। चलो अब नाटकबाजी छोड़ो और फटाफट खाना खाओ। बस आती ही होगी। खाना खाकर टीपू ने अखबार उठाया और बिस्तर में जाकर धंस गया। थोड़ी ही देर में उसकी नाक बजने लगी। श्री लेकिन मेरे पास ही बना रहा। मेज़ साफ करने में, खाना रखवाने में, फ्रिज की बोतलें भरने में मेरी मदद करता रहा। मैंने लाख कहा कि मेरी रोज़ की आदत है, पर वह नहीं माना। किचन समेटकर निकली ही थी कि मेहरी आ गई। फिर उसके साथ लगी रही। उसे खाना निकाल कर दिया, साबुन और बिम पकड़ाया, रस्सी से सूखे कपड़े उतार कर तहाए। सारे कामों से फुर्सत पाकर बाहर आई तब 1 बज रहा था। दोपहर में हॉल के पंखे के नीचे लेटना ही मुझे अच्छा लगता है। घर में वही एक कमरा जरा ठंडा है। टेबल जरा परे सरकाकर मैंने सोफे से एक तकिया उठा ही था कि देखा श्री कोने वाली कुर्सी पर बैठा पड़ रहा है। थोड़ा आराम कर लो बेटे, सुबह के जागे हो, अभी तो पूरा दिन पड़ा है और फिर तुम्हारा तो सब पढ़ा गुना होगा। ना हो तो शाम को एक नज़र और डाल लेना। मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है बुआ। और यहाँ आदत किसे है? और मैं तो चाहूँ तब भी सो नहीं पाती। दिन भर दरवाजे की, फ़ोन की घंटियाँ बजती रहती हैं। उनके लिए मुझे ही उठना है। हमारी कुंभकर्ण को तो जानते हो, रात को इसकी घड़ी का अलार्म भी मुझे ही उठकर बंद करना पड़ता है। पता नहीं कैसे कुंभकर्ण जी के कानों में मेरी बात पड़ गई। कच्ची नींद में अलसाए से बाहर आए और मेरी गोद में पसर गए। जैसे बड़ी देर से यही प्रतीक्षा हो कि कब मम्मी का काम ख़त्म हो और कब यह बाहर आए। क्यों रे? मैंने उसकी नाक पकड़कर कहा। तेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई? भैया को देख। मम्मी प्लीज़, उनसे हमारी तुलना मत करो। वे तो स्कॉलर हैं। इन्होंने कैसी घोर तपस्या की है पता है? पिछले 4 महीनों से इन्होंने एक भी पिक्चर नहीं देखी। कैन यू बिलीव? और तुमने महासती सगुणा भी नहीं छोड़ी। अपनी उस दिन वाली फजीहत याद करके टीपू हंस दिया। धोखा हो गया था मम्मी। आदित्य ने अप्रैल फूल बना दिया था।
बोला जेम्स बॉन्ड की पिक्चर है, सिर्फ मैंटनी में लगी है, बस टिकट लेकर घुस गए। शुरू हो गई थी। हमने सोचा ट्रेलर होगा, इसलिए मजबूरी में बैठे रहे। वह तो इंटरवल में जाकर पता लगा आदित्य की, फिर वो खिंचाई की। हम लोगों ने पूरे 2 पिक्चर वसूल किए। 4 बार सुना हुआ किस्सा था, पर टीपू के सुनाने का ढंग ही ऐसा है कि 5वीं बार भी हंसी आ ही गई। मैंने हंसते हुए नज़र ऊपर उठाई तो देखा श्री गंभीर मुद्रा में टीपू को अपलक देख रहा है। मैं और शायद टीपू भी उस दृष्टि से विचलित हो उठा और विषय बदलकर बोला, श्री भैया, डॉक्टर हो जाओ तो मुझे कंपाउंडर रख लेना। मेरी बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी और मम्मी को भी तब उतनी चिंता नहीं रहेगी। डॉक्टर बन जाऊँ तब ना, उसने गंभीर स्वर में कहा। डॉक्टर तो तुम बने बनाए हो, बोर्ड का रिजल्ट 0% लग जाए तो बात दूसरी है। अरे यह PMT परीक्षा तो हम जैसे कंकर पत्थर बीनने वालों के लिए है। तुम इससे खौफ क्यों खा रहे हो? टीपू ने इतनी अच्छी बात कही, पर श्री मुस्कराया भी नहीं। धीरे से नीचे उतर आया और मेरे पास सरक कर बोला, बुआ, थोड़ी देर आपकी गोद में लेट जाऊं? तकलीफ तो ना होगी? अरे वाह, यह कोई पूछने की बात है? और तकलीफ क्यों होगी भला? बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। वह मेरी गोद में लेट गया। टीपू की तरह लद्दे से नहीं, बहुत हौले से उसने अपना सिर टिकाया था। मैं दोनों के सिर पर हाथ फेरने लगी। कहा, याद है बचपन में तुम दोनों गोद में सोने के लिए कितना झगड़ते थे? रात में भी चैन नहीं लेने देते थे। दोनों की जिद होती कि मैं उसकी तरफ मुँह करके सोऊं। जिसकी तरफ पीठ हो जाती थी वही मचल जाता था। कहते कहते मैं अचानक रुक गई। क्या श्री के सामने यह सब कहना ठीक था? पुरानी यादों को कुरेदना उचित था? वह तो शायद कब से सारा प्रसंग भूल चुका होगा। अपने को बेतरह कोसते हुए मैं उसके गालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पाया कि उसकी आंखों की ओर गीली हो आई है। उसके वे यत्न से रोके हुए आंसू मुझे भीतर तक हिला गए। तो क्या उसे सब कुछ याद आ रहा है? पर वह कैसे संभव है? माँ की मृत्यु के समय केवल 4 महीने का तो था। 8-9 महीने का था जब मैं उसे यहाँ ले आई थी। सुनंदा, उसकी नई माँ, उसे वापस ले गई थी। तब भी वह केवल 3-3.5 वर्ष का था। उतना सा बच्चा क्या कुछ याद रख पाता है? फिर वे आंसू शायद मेरा ममतामय स्पर्श पाकर अनायास निकल आए होंगे। उनके पीछे कोई भूमिका, कोई इतिहास नहीं है। 10-15 मिनट के बाद वह खुद ही उठ बैठा। क्यों रे, सो लिया? बुआ, मैं सो नहीं रहा था, बस जरा देर को लेट गया था। इस तरह का बचपना कि ये अरसा बीत गया ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं कुछ कहने को थी कि उसने जैसे मेरे मन की बात पकड़ ली। घर में सबसे बड़ा हूँ ना मैं। छोटे भाई बहनों के सामने हमेशा ये बड़प्पन लादे रहना होता है। और फिर माँ के पास इतना समय कहाँ होता है कि फुर्सत में बच्चों के पास बैठ ले। सुबह शाम रसोई में छुट्टी रहती है। दोपहर में स्कूल जाना होता है। कई बार तो देर रात तक जाकर कॉपियाँ जांचती रहती हैं। मैंने अचरज से भरकर उसकी ओर देखा। कैसे जान गया कि मैं उसकी माँ को उलाहना देने जा रही हूँ? कितनी चतुराई से सारी बात ढाँप गया। कहाँ से सीखी है उसने ये चतुराई, ये समझदारी, ये सहनशीलता? इसका संतास भी अगर भाभी के पास होता तो भैया का जीवन आज कुछ दूसरी तरह का होता। काश सारी शाम मन में यही सब उमड़ घुमड़ होता रहा। पिछली सारी स्मृतियाँ जाग उठी और जी अकारण उदास हो गया। उस साल मैंने BA किया था। मैंने सोच लिया था कि अब आगे नहीं पढ़ूंगी। नौकरी करके भैया का हाथ। नाते रिश्तेदार अम्मा को सलाह दे रहे थे कि इस छोकरी के जल्दी से हाथ पीले करो, यह बोझ कब तक लादे रहोगी। उन दिनों बाबूजी को गुजरे 2 साल बीत चुके थे, परंतु घर में अभी जैसे मातम सा छाया हुआ था।
मेरी शादी की जब भी बात उठती अम्मा तड़प जाती। एक ही तो बिटिया है मेरी, उसे भी विदा करके मैं क्या दीवालों से सर फोड़ लूँ। मेरे सुख दुख की यही तो साथी है। नहीं, पहले मैं अपने सैल का ब्याह करूँगी, घर में बहू लाऊंगी। एक बार मेरे घर में रौनक हो जाए, फिर बिटिया को चाहे दूसरे ही दिन ब्याह देना। बहुत जिद की अम्मा ने, तब जाकर भैया शादी के लिए राजी हुए। बहुत शौक से ब्याह किया था अम्मा ने। उस समय वे अपना सब दुख भूल गई थीं। उन्होंने एक बार भी आंसू नहीं टपकाया। हम सबको भी सख्त हिदायत की कि खबरदार, रो गाकर कोई अशगुन नहीं करेगा। बाप की याद आए तो चुपचाप अकेले में रो लेना, किसी के सामने तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा की हिम्मत देखकर हम सब ने अपने आंसू सोख लिए थे, पर वे सब बाद में काम आए। भाभी ने घर में आते ही विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। हम लोगों का परिवार बड़ा था, 2 पढ़ने वाले भाई, एक ब्याहने लायक मैं और बूढ़ी और बीमार अम्मा। भैया अकेले कमाने वाले थे। यूँ तो अम्मा की थोड़ी सी पेंशन थी, घर का मकान था, फिर भी भैया भाभी को यह सब नहीं दे सके जिसकी एक नवेली बहू को अपेक्षा होती है। भाभी की यही हताशा उनके मन में कड़वाहट घोल गई। अम्मा से उनकी एक दिन नहीं पटी। भाइयों से भी पहले ही दिन से ठन गई। मुझसे लड़ाई तो नहीं हुई, पर कभी खास प्रेम भी नहीं रहा। कुल मिलाकर घर का वातावरण और मनहूस बन गया। पहले हम लोगों का एक साझा दुख था, बाबूजी का दुख। अब तो घर स्पष्टतः 2 खेमों में बट गया था। सबकी अपनी अपनी व्यथा कथा थी। भैया बेचारे त्रिशंकु से बन गए। बनती कोशिश हम उन तक कोई बात नहीं जाने देते थे, पर किसी किसी दिन भाभी की जली कटी बातें गले तक आ जाती और अम्मा उफन पड़ती। भैया तब फट पड़ते, तुम्हें ये शौक चढ़ा था बहू का, अब भुगतो। भाई लोग तो दिन भर बाहर निकाल देते थे, केवल खाने और सोने भर को घर में आते, पर मुझे तो घर में ही रहना था, सब कुछ सहना था। कभी कभी सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो जाता। कई बार तो आत्महत्या करने का मन हो आया। अम्मा सब कुछ समझ रही थी। एक दिन बोल नहीं पड़ी, सैल, हमारा तो जैसा होगा होता रहेगा, पर इस लड़की को तो देख, घर में पड़ी पड़ी सूखती जा रही है। जैसा भी मिले एक लड़का ढूंढ कर ला और इसे विदा कर। इसे देख देख कर मेरा खून जला जा रहा है। लड़का चाहे जैसो ढूंढो, हिंदुस्तानी लड़की की शादी पैसों की बर्बादी ही होती है। भैया और कर्ज में डूब गए। अम्मा और अकेली पड़ गई। भाभी और अधिक खूंखार हो उठी। उन दिनों उनका पाँव भारी था। हम लोगों को आशा बंदी कि बच्चे का जन्म उन्हें कोमलता से भर देगा, पर वो तो जैसे और सहिष्णु हो उठी। अम्मा के लिए पता नहीं कैसी कैसी शंकाएं उन्होंने पाल ली। अनेक टोनों टोटकों का आरोप भी अम्मा पर लगाने लगी। हार कर भैया उन्हें उनके पीहर छोड़ाए। श्री का जन्म वहीं अपनी ननिहाल में हुआ। ढेर सारी सौगात लेकर अम्मा और भैया बच्चे को देखने बरेली गए और उतने ही अपमानित होकर लौटे। फिर किसी ने उधर का रुख नहीं किया, पर 3 महीने बाद ही भाभी के निधन का समाचार आ पहुंचा। अपने आत्मसम्मान को परे रखकर दोनों माँ बेटे फिर पहुँचे। इस बार अपमान, भर्त्सना, तिरस्कार सभी कुछ मिला। भाभी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उन्होंने कुछ खा लिया था और इस आत्महत्या के लिए उनकी सास को, पति को उत्तरदायी ठहराया गया था। बड़ी बदनामी और थुक्का फजीहत हुई। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते भैया और अम्मा थक गए। वकीलों की जेबें भर भर के कंगाल हो गए। बहुत मुसीबत भरे दिन थे। किसी को अपना होश नहीं था। दोनों छोटे भाइयों ने पार्ट टाइम नौकरियां पकड़ ली थी, नहीं तो घर की गाड़ी खींचना मुश्किल था। ईश्वर भी जैसे परीक्षा ले रहा था। उसी दौरान एक दिन भाभी के माता पिता आए और दुधमुहे श्री को दरवाजे पर पटक कर चले गए। जाते जाते कह गए कि सांप के बच्चे को दूध पिलाएं, ऐसे बेवकूफ़ हम नहीं हैं। यहाँ भी उसके स्वागत के लिए कोई आतुर नहीं था।
यह सब घटना उन दिनों की है जब टीपू होने को था। मैं उन लोगों के पास नहीं जा पाई थी। पत्रों से ही जो कुछ पता चलता था उसे पढ़कर रो लेती थी। टीपू 3 महीने का होते ही मैं जिद करके अम्मा के पास आ गई। अपनी आँखों से सब कुछ देखा सुना। उन लोगों को उस समय मेरे सहारे की बहुत ज़रूरत थी, पर अपना घर-बार छोड़कर मैं वहाँ कब तक पड़ी रहती। फिर उनके कसाले के दिन थे। अपना अतिरिक्त भार भी उन पर डालते अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने घर लौट आई, साथ में श्री को भी लेती आई। टीपू के पिता ने भी ऐतराज़ नहीं किया और दोनों मेरे यहाँ जुड़वां बच्चों की तरह पलते रहे। उन दिनों घर बेतरह बिखर गया था। सब लोग एकदम टूट चुके थे। ऐसे समय में सुनंदा ने घर में प्रवेश किया। सुनंदा मेरी सहेली थी और यह प्रस्ताव उसकी ओर से ही आया था। उसकी अपनी मजबूरियां थीं। वह 4 बहनें थीं और 27 साल की उम्र में भी वह बड़ी 2 बहनों के ब्याहने की प्रतीक्षा में थी। वह शायद हताश हो चुकी थी, इसीलिए उसने एक दुधमुहे बच्चे का, उसके थके हारे पिता का, आशंकित परिवार का, बिखरे घर का भार खुशी खुशी उठा लिया। भैया को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी किया जा सका। अम्मा भी सुनंदा के रूप रंग को लेकर, वंश गोत्र को लेकर अप्रसन्न थे, पर मैंने ही उसे समझाया। जैसी बदनामी हुई थी उसे देखते अच्छा रिश्ता आना मुश्किल ही था। फिर सुनंदा ऐसी कुरूप नहीं थी। बढ़ती उम्र की चिंता ने चेहरे पर लकीरें डाल दी थी। बस सुनंदा ने आते ही सब संभाल लिया। भैया के टूटे मन को जोड़ना आसान नहीं था, पर उसने वह करिश्मता कर दिखाया। बीमार सास को भी उसने आश्वस्त किया। दोनों देवरों के किशोर मानस को स्नेह से आप्लावित किया और फिर श्री को लेने आ पहुँचे। वह मेरे पास अच्छा पल रहा था। अब तो बड़ा भी हो गया था। परेशानी के दिन भी बीत गए थे, पर वह नहीं मानी। बोली, कल को उसके मन में यह विकार भी आ सकता है कि मेरे माता पिता ने मेरा परित्याग कर दिया। श्री को भेजते हुए लगा जैसे मेरे कलेजे का टुकड़ा कोई निकाल कर ले जा रहा है। मुझे विश्वास था कि वह मेरे बिना रह नहीं पाएगा। मैं हर महीने दौड़ दौड़ कर अम्मा के यहाँ जाती रही। श्री कुछ दिन तो सचमुच अनमना बना रहा। 1-2 बार उसे बुखार भी आया, पर उसकी बाल सुलभ वृत्ति ने धीरे धीरे नई परिस्थितियों से समझौता कर लिया। मेरी स्मृति भी क्रमशः धूमिल पड़ती गई और वह अपनी नई माँ के लाड़ दुलार में खो गया। यह देखकर मुझे खुश होना चाहिए था, पर उल्टे में उदास ही हो जाती। तब अम्मा ने समझाया, पगली, बच्चे तो अपनी माँ को भी भूल जाते हैं। तू तो उसकी बुआ है। पति ने कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक बड़ी सी जिम्मेदारी थी जो अच्छे से पूरी हो गई। कोई दोष, कोई लांछन नहीं लगा। तब मुझे भान हुआ कि अपने सरल हृदय पति पर एक तरह से मैं अन्याय ही कर रही थी। एक बच्चे का अनचाहा बोझ मैंने ज़बरदस्ती उनके सिर डाल दिया था। पर बच्चे क्या सदा बच्चे ही बने रहते हैं। बढ़ती उम्र के 100 खर्चे होते हैं। उन्हें झेलने की सामर्थ्य उस समय हमारे पास कहाँ थी। धीरे धीरे मैंने मन को समझा लिया, पर यह सच है कि मुझे सामान्य होने में कई महीने लग गए। टीपू के साथ ही पला में श्री पर दोनों के स्वभाव में, व्यवहार में कितना अंतर है। मुश्किल से 4-5 महीने बड़ा होगा श्री, पर कितना गंभीर, कितना समझदार है। सुनंदा ने सचमुच बड़ी मेहनत की है उसे बनाने में। उसने भी पूरा प्रतिदान दिया है। शिशु कक्षाओं से लेकर अब तक क्लास में हमेशा फर्स्ट आता रहा है। हायर सेकेंडरी में तो मेरिट लिस्ट में भी था। कभी कभी सोचती हूँ मेरे पास रहता तो क्या इतना लायक निकलता, या टीपू की तरह मनमौजी मस्त मौला बना रहता। एक ही लड़का है, इसलिए हम दोनों ने अपनी सारी आशा आकांक्षाएं उस पर केंद्रित कर रखी हैं, और वह है कि किसी बात को गंभीरता से लेता ही नहीं। रात को सोते समय सारे दरवाजे बंद करते हुए देखा
कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। बच्चों की परीक्षाओं के कारण इस साल छत पर सोना एक तरह से स्थगित ही रहा है। रात बेरात टीपू को जगाना, उसके लिए चाय बनाना, यह सब मेरी ही जिम्मे है। इन कामों के लिए बार बार चढ़ना उतरना मुझसे नहीं होता। छत पर जाकर देखा, श्री शून्य में आंखें गड़ाए मुंडेर पर चुपचाप बैठा है। मेरी आहट पाते ही चौंक उठा, पर शीघ्र ही संभलते हुए बोला, नींद नहीं आ रही थी। सोचा टीपू को क्यों डिस्टर्ब करूं, इसीलिए यहाँ चला आया। टीपू को क्या डिस्टर्ब होना है, वह तो घोड़े बेचकर सोता है। उसके लिए तो मुझे रात भर जागना पड़ता है, तब जाकर उसकी पढ़ाई हो पाती है। तकदीर वाला है, मेरी परीक्षा के दिनों में नींद ही गायब हो जाती है। रिजल्ट तक एक दिन भी चैन नहीं सो पाता। अजीब सा टेंशन रहता है। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी। क्या यही वह लड़का है जिसे मैंने कभी हाथों में सुलाया था, बोतल से दूध पिलाया था? इस समय कितना अपरिचित, कितना बड़ा सा लग रहा है। तुम जैसे लड़के टेंशन पालने लगे तो हो चुका। मैंने कहा, जरा हमारे साहबजादे को देखो, कैसी तान कर सोए हैं। बल्कि वह थोड़ा टेंशन पालता तो मैं जी जाती। तुम तो बेकार परेशान हो रहे हो। तुम्हारा सिलेक्शन तो 100% तय है। मान लो किसी कारण से रह भी गए तो अगले वर्ष फिर दे सकते हो। ऐसी कौन सी उम्र निकली जा रही है? नहीं बुआ, पास होना है तो इसी वर्ष, और वह भी मेरिट में, उसने दृढ़ता से कहा। उसका आत्मविश्वास देखकर मैं दंग रह गई। प्रशंसा में कुछ कहने को थी कि वह बोल पड़ा, अगर जरा भी कोर कसर रह गई तो सब माँ को कोसेंगे। धत, क्या बात करते हो? कोई माँ को क्यों कोसेगा भला? सब जानते हैं उसने तुम पर कितनी मेहनत की है। उसे दोष देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अपनी माँ की बात कर रहा था। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। अपनी माँ? यह लड़का कह क्या रहा है? आप इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि मेरी माँ एक और माँ थी, माँ जिसने मुझे जन्म दिया था। मुझे संभालने में कुछ समय लगा। इसी बीच उसने पूछ लिया, तुम्हें याद है तो है ना बुआ? श्री के साथ यही परेशानी है। कभी वह बहुत फॉर्मल हो जाता है और आप कहने लगता है, कभी टीपू की तरह लड़ियाकर तुम पर उतर आता है। वह अब भी मुझे ताक रहा था। दरअसल वो क्या है, श्री इतने दिन हो गए हैं कि बुआ, बहुत दिन हो जाने से ही क्या कोई किसी को भूल जाता है। दादी आज भी दादी को याद करती है। उनकी आदतों की शौकीन मिजाजी की, पसंद नापसंद की घंटों चर्चा करती है। तीज त्यौहार पर आज भी उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध होता है। पर मेरी माँ को तो सबने मिलकर जैसे विस्मृति के गर्त में ढकेल दिया है। वह एक वर्जित विषय है जिस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। कोई उनका नाम नहीं लेता। घर में उनकी एक फ़ोटो तक नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरी माँ कैसी थी। किसी बच्चे को उसकी माँ से इस तरह काट देना अन्याय नहीं है क्या? कोई अन्याय नहीं है बेटा। इन सब बातों के पीछे एक साफ सुथरा उद्देश्य है, और वह यह है कि तुम्हें यह कभी एहसास न हो कि तुम्हारी माँ नहीं है, वह मर चुकी है। यह एहसास बच्चे में कभी कभी हीन बोध पैदा कर देता है। साफ सुथरा उद्देश्य जो भी रहा हो, पर वह कभी पूरा नहीं हुआ। बुआ, मुझे तो बचपन में हर बार याद दिलाया गया कि मैं एक नालायक माँ का बेटा हूँ। क्या कह रहा है? सच ही कह रहा हूँ। बचपन में जब भी किसी चीज़ के लिए जिद करता, किसी से लड़कर आता या घर में कोई नुकसान कर बैठता, तो दादी झट से कह बैठती, जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल तो मिलेगा। अब बबूल में आम तो फलने से रहे। अब तुम ही सोच लो, ये बातें मुझसे कौन सा बोझ जगाती होगी। सच, अम्मा पर इतना रोष हो आया? दिवंगत करकसा बहू का बदला कोई इस तरह बच्चे से लेता है? तभी तो बेचारा इतनी सी उम्र में इतना गंभीर हो गया है। हम लोगों ने हमेशा अम्मा के दुख को बड़ा करके देखा है। उस दुख ने उनके स्वभाव को इतना विकृत कर दिया
कि इसकी ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। सुनंदा ने कई बार मुझसे शिकायत की है, कहा है कि दिन भर खटकर मैं जितना कुछ करती हूँ अम्मा जी पल भर में मिट्टी कर देती हैं। तब उसकी बात का अर्थ समझ नहीं पाई थी, वह अब मेरी समझ में आ रहा है। पर श्री को क्या कहकर सांत्वना दूँ, यह अब भी समझ से परे था। बुआ, दादी की बात पर कभी कभी मैं इतना सुलग उठता था, मन होता था घर छोड़कर भाग जाऊं। जिस घर में जन्मदायिनी माँ निरंतर तिरस्कृत होती है वहाँ रहना भी पाप है, पर भागकर जाता भी तो कहाँ। इतनी बड़ी दुनिया में इतने से बच्चे का वजूद ही क्या है। ननिहाल जा सकता तो शायद थोड़ी राहत मिलती, माँ को मैं नए सिरे से जान सकता। पर उन लोगों से भी तो आप सबने संबंध तोड़ लिए हैं। संबंध हमने नहीं तोड़े श्री, पहल उन्होंने ही की थी। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि हमने दोबारा जोड़ने की कोशिश नहीं की। तिरस्कार और अपमान का एक लंबा किस्सा है, वह जानकर तुम्हें दुखी होगा। बस इतना ही कहूँगी कि दादी की बातों को बुरा नहीं माना करते। बुढ़ापे में दिमाग ऐसा ही गड़बड़ हो जाया करता है। दादी की बात जाने दो, वे बूढ़ी हो गई हैं, पर पापा तो बूढ़े नहीं हैं। वे भी माँ के नाम से बसते क्यों हैं, कभी भूले से भी चर्चा नहीं करते। माना कि माँ आदर्श बहू या भाभी नहीं थी, शायद आदर्श पत्नी भी नहीं थी, पर 2 साल तक वे पापा की जीवन संगिनी रही। उन दिनों की एकाध मधुर स्मृति तो होगी, क्या उसे भी वो मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते। श्री के स्वर की तरल कातरता मुझे भी अड़ोलित कर गई। पुराना कितना कुछ एकदम याद आ गया। मैंने कहा, श्री बेटे, उन दिनों जो कुछ हुआ वह इतना भयानक और दर्दनाक था कि अगली पिछली सारी स्मृतियों को धुंधला कर गया। यह तो हम लोगों का सौभाग्य था कि मृत्यु के समय भाभी पीहर में थी, नहीं तो भैया का जेल जाना सुनिश्चित था। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतने बड़े हादसे के बाद भैया के मन में सिर्फ कड़वाहट बच रही थी। उसे तुम पर नहीं उड़ेलते, यही क्या कम है। वो तो जीवट वाले इंसान है, इसलिए अडिग खड़े रहे। शायद अम्मा का तुम्हारा ख्याल उन्हें साबुत बचाए रहा। दूसरा कोई होता तो भरभरा कर ठह ही जाता। पर भीतर से भैया एकदम टूट चुके थे। सुनंदा के सचमुच हम सब पर एहसान है। उसने भैया को नया जीवन दिया, परिस्थितियों से लड़ने का हौसला दिया। उसी ने तुम्हें आदमी बनाया। सुनंदा की जगह कोई गलत लड़की आ जाती तो फिर वे वही नाटक दोहराया जाता। लगा जैसे श्री मुझे चिढ़ा रहा है। मैंने तड़प कर कहा, श्री, सुनंदा ने तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसे तुम नकार तो नहीं सकते। मैं कब नकार रहा हूँ, पर यह तो अन्याय है ना। क्या मुझ में जो अच्छा है उसका श्रेय तो एक को जाता है, फिर बुराइयों के लिए किसी दूसरे को क्यों कोसा जाता है। यह दोहरा मापदंड क्यों। बात तो लड़का ठीक ही कह रहा था। मुझ में कुछ तो जन्मजात प्रतिभा होगी। सब कुछ तो आप ऊपर से थोप नहीं सकते, पर कोई उसे स्वीकार क्यों नहीं। माँ की कोख से मैं क्या केवल अवगुण लेकर ही जन्मा हूँ। मेरी उपलब्धियों में उसका हिस्सा क्यों नहीं है। वह केवल मेरे दोषों के लिए ही उत्तरदायी क्यों है। बुआ, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि अगर मेरी सफलताओं का श्रेय मेरी जननी को नहीं जाता है तो उसे अपनी असफलताओं का कारण भी नहीं बनने दूंगा। अपनी माँ के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ ना। उसके स्वर में एक अजीब सी दृढ़ता और आत्मविश्वास था। मैंने मन ही मन भाभी को पुकार कर कहा, भाभी, तुम सुन रही हो ना। तुमने तो बेटे के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाया, उसे अनाथ करके चली गई। पर वह तुम्हारा ऋण बराबर चुका रहा है, बेटे का फर्ज अदा कर रहा है।